बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात यूक्रेन अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने, सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने और इक़्तिसादी शराकत दारी को वुसअत देने के लिए इंतहाई अहम समझी जा रही थी। यूक्रेन जो रूसी जारियत के साए में अपनी बका की जंग लड़ रहा है, अमरीका के फ़ौजी इमदाद, जदीद असलहा और स्ट्रैटेजिक हमायत के लिए पुरुमीद था। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यूक्रेन का जोग्राफियाई महल वकूअ और कुदरती वसाइल इंतहाई अहमियत रखते हैं और इस पस मंज़र में नायाब मादनियात के माहदे जैसे अमूर भी ज़ेर बहस आए। तहम मुलाकात की तवक्कुआत के बरक्स दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई मामलात पर शदीद इख्तलाफ पैदा हुए, जिसके नतीजे में बातचीत वक्त से पहले ख़त्म हो गई। इस नाकाम मुलाकात के असरात न सिर्फ यूक्रेन की कौमी सलामती बल्कि इसकी यूरोपी और आलमी सफारती तल्लुकात पर भी मुरतब हो सकते हैं। इस पस मंज़र में चंद कलीदी सवालात जिनके जवाब तलाश करना ज़रूरी हैं, जिसके लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। सर, सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका क़यादत से कौन से मखसूस सिक्योरिटी ज़मानतें और अस्करी इमदाद तलब की, जिसके नतीजे में ये एक अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन हमारे सामने आई और ज़ेलेंस्की वाइट हाउस से वापस रवाना हो गए? मंसूर, ये बात अहम नहीं है कि उसने क्या ज़मानतें तलब की या कौन सी सिक्योरिटी गारंटीज चाह रहा था। ये मसला गहरा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। ये मसला सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका का नहीं है, ये मसला है अमेरिका और यूरोप का। और ये मसला शुरू हुआ था दूसरी जंग अजीम के बाद से, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के आज यहाँ तक पहुँचा है। और एक स्टेज थी जब कोल्ड वॉर थी, उस वक्त दो ब्लॉक्स थे जिनमें हर चीज़ बैलेंस हो रही थी। यूरोप को अमेरिका की हमायत हासिल थी और इस तरह सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बैलेंस किया हुआ था कोल्ड वॉर ने। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद यानी 1989 ऑनवर्ड ये अमेरिका और यूरोप के दरमियान कुछ मुश्किलात पैदा हो गई, जिसमें अमेरिका चाहता था कि यूरोप जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स है वो ज़्यादा शेयर करे। और इसने ट्रंप ने इनफैक्ट अपनी पिछली टर्म में ये बता दिया था कि आप लोग बहुत कोई डिफेंस पे खर्च कर नहीं, मैंने बोझ उठा रखा है अमेरिका ने जी। तो इसने उसी वक्त डिमांड कर दिया था। अभी भी वही मसला है कि अमेरिका चाहता है कि जो भी डिफेंस पे खर्च होना है वो पहले तो सारे यूरोप के ममालिक जो हैं वो 5% पे लेके आए, अपने 5% GDP पे। तो अभी तो वहां से बात शुरू होगी। ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी वाशिंगटन गया था, तो मसला फिर विद इन यूरोप ऑल्सो जो हैं बरतानिया और जर्मनी वो अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, यानी अमेरिका को हर हद तक अकोमोडेट करना चाहते हैं। फ्रांस और उसके कुछ साथी जो हैं वो नहीं चाहते। ठीक है। तो इस वजह से ये मसला जो यूक्रेन तो बीच में पिस रहा है, तो ये मसला बड़ी ताकतों का है। और एक बात मैं वाजे कर दूं कि ये मैंने जब ट्रंप मुंतखब हुआ था, अभी चार्ज नहीं लिया था, मैंने उस वक्त ही पेशीन गोई कर दी थी कि ये 20 जनवरी के बाद अब इसकी दूसरी टर्म में बड़े मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ये एक सियासतदान नहीं है। सही। ट्रंप जो है ये एक बिजनेसमैन है, वो हर चीज में वो पोकर डील करता है और वो अपना प्रॉफिट देखता है और डील के बगैर वो कोई चीज, वो वर्ल्ड जो अमेरिका की ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी थी जिसका वर्ल्ड वाइड मफादात के साथ ताल्लुक था, ये वो प्रेसिडेंट नहीं है अमेरिका का। ठीक। आज अमेरिका के अंदर ये एक तो ये है कि वो जो अमेरिका की डीप स्टेट है, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, इसने उसको भी लसाड़ दिया हुआ है, ये उसको भी खत्म करना चाहता है। तो ये देखिए बहुत से इश्यूज हैं शामिल इसमें। ये आप सिर्फ यूक्रेन तक इसको कन्फाइन ना करें, ये ट्रंप का बहुत बड़ा एजेंडा है और ये बिजनेसमैन है। इसने अमेरिका को एक अपनी असलियत में लेके आना है, जो जिसमें किसी हद तक वो नेशनलिज्म का आंसर भी आ जाता है। अब ये नेशनलिज्म जो है वो यूरोप के ममालिक में भी आ जाता है। तो ये बड़ी गंभीर मामलात हैं जो आप सिर्फ यूक्रेन में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे वक्त न ज़ाया करें। आप ये देखें कि ट्रंप ने वहाँ ओवल ऑफिस में बात क्या कही है। उसने ये कहा था स्वाय कि उसने कहा कि मैंने रशिया के साथ डील करना है, पीरियड। और वो डील यही है
कि ये यूक्रेन की जंग बंद करनी है। यूक्रेन की जंग ना बंद हुई तो बहुत बड़ा खतरा है तीसरी जंग अजीम का। बिल्कुल और सही। ट्रंप की बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पहली जंग अजीम भी जो थी वो ईस्ट यूरोप में शुरू हुई थी, सर्बिया में शुरू हुई थी जी पहली जंग अजीम, जी। जो 1914 में। दूसरी जंग अजीम पोलैंड में शुरू हुई थी, वो भी ईस्ट यूरोप में हुई थी, यानी सेंट्रल ईस्ट यूरोप में हुई थी। और अब तीसरी जंग अजीम, इसको डर ये है कि होने जा रही है, क्योंकि यूरोप के पास इतनी सिक्योरिटी और डिफेंस नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला कर सके। वो पिछले 3 साल से तो लगे हुए हैं ना, और वैसे उससे पहले भी पंगे लेते हैं वो यूरोपियन जो हैं रशिया के साथ, कि उन्होंने 10 ईस्ट यूरोप के ममालिक को उसमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया है, और आप इसको भी नेटो में और यूरोप में, ईयू में शामिल करना चाहते हैं। तो वो रशिया ने उस पर रेड लाइन ड्रॉ कर दी हुई है। तो यूरोप के पास चैलेंज यूरोप का है, ये यूक्रेन का नहीं है, या अमेरिका का नहीं है। अमेरिका ने क्लियर कर लिया है कि जो रशिया ने जो इलाके क्रीमिया वगैरह ले लिए हैं, जो नहीं वापस करना चाहता, उसको इशू ना बनाया जाए। मकसद इस वक्त दुनिया को तीसरी जंग अजीम से बचाना है। ये है उसका। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, ये तो एक आपने बड़ा एक एनालिसिस दिया, और बिल्कुल ऐसे ही है। अर्लियर भी जब आप बता रहे होते थे तो उसकी चीज़ें उसी तरह ट्रांसलेट हो रही होती थी। 2-3 चीज़ें जो अगर मैं थोड़ा सा यूक्रेन के पर्सपेक्टिव में उस पर बात करूं, सर मुआहदे पे दस्तखत नहीं हुए, इसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक असरात आप क्या देख रहे हैं? और यूक्रेन के ऊपर स्पेसिफिकली अगर मैं थोड़ा सा प्रिसाइज होकर इस पे बात करूं, यूक्रेन के ऊपर इस सिचुएशन के ये जो पूरी एक सिचुएशन क्रिएट हुई, बनी, जिस तरह लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की गई, जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट की, जिस तरह जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस थे एंड ऑल दैट, इसको आप फिर कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, इसमें मैं बताऊं कि यूक्रेन का जो सदर था ज़ेलेंस्की, उसके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। उसने अपने मुल्क के लिए जो करना था एट बेस्ट उसने कोशिश की ओवल ऑफिस में, लेकिन आई एम श्योर ही न्यू इट। उसको ये भी पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतनी आसानी से नहीं सरेंडर करता, और ना वो मानेगा इन बातों को। तो असल बात ये है कि अभी ये जो मसला है ये यूरोप में वापस चला गया है। यूरोपियन सब फिर दोबारा मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और ट्रंप के साथ कोई एंगेजमेंट ऐसी होगी कि ट्रंप अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, ये मैं कह देता हूं। तो मकसद है कि यूक्रेन को ही परसुएड करेंगे कि आप जिस लेवल पर ट्रंप एक डील कर रहा है पुतिन के साथ, तो उस पर मान जाएं। मुझे लगता यही है कि ये मनवा लेगा, क्योंकि इस वक्त जो ट्रंप है वो दुनिया को रूल वो कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो न सिर्फ अंदरून यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पूरी तरह हावी है, उसने वहां की एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल नकम्मा नाकारा कर दिया हुआ है, और वो अभी आप उस एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बदल रहा है। उसने पहली जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को तो डिसमिस कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रंप जो है ना, वो ही इज ऑलमाइटी टुडे, और ये नहीं है कि वो जल्दी छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ने वाला। वो देखिए, इसराइल पे उसने एक स्टैंड 2017 में ले लिया था कि जेरूसलम इसराइल का दारुल-ए-खिलाफा है। दुनिया उसकी मुखालफत कर रही थी, ही डिडंट चेंज, और वो वहां उसने अमेरिका की एम्बेसी खोल ली थी। तो अब भी उसी तरीके से इसराइल के साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करेगा, वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत। तो मकसद मेरा कहने का है, अभी तो हमें बजाय यूक्रेन के बारे में, इसमें मुझे फिक्र यही है कि हम भी यूक्रेन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग के अंदर डाला हुआ है, ये मैं बता। और ये अभी ट्रंप फारग हो जाए यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से, तो वो फिर पाकिस्तान की भी खबर लेगा कि तुम लोगों ने बाइडेन के कहने पर ये सारी बातें की है जो बाजवा ने शुरू किया था, और अब तक ये वही सिलसिला चल रहा है। अभी पाकिस्तान की तरफ उसने आना है, मैं आपको बता दूं, और ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता। मैं तो खैर इस बारे में मैं बता दूं, यहाँ पाकिस्तान में हर वक्त लोगों के ज़हनों पे ये है
कि वो जी इमरान को छुड़ाएगा। भाई मसला इमरान को छुड़ाने वाला नहीं है, और ना ही इमरान चाहता है कि अमेरिका उसके बारे में इन्वॉल्व हो। अमेरिका, इमरान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ट्रंप के कहने पर वो उसको रिलीज किया जाए। वो कभी किसी डील का हिस्सा नहीं बनेगा इमरान। तो लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान itself is now involved in a catch-22 situation। वो इस किस्म का है कि ना सिर्फ ये यूक्रेन बल्कि अब ये अफगानिस्तान में फंस गया है। तो ये सब चीजें डायरेक्टली इसको ट्रंप को इन्वॉल्व करेंगी, क्योंकि ट्रंप की जो बेसिक इनहेरेंट सोच है वो जंगों के खिलाफ है और मार कुटाई के खिलाफ है। बिल्कुल सही। और लेकिन उसमें वो अमेरिका के मुफादात जो हैं कि वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। शिमशाद अहमद खान साहब, दूसरा जमहूरियत के, वो अमेरिका में भी जो जमहूरियत के साथ बाइडेन कर गया है, जिस तरह उसने हमारी उसको भी उन्होंने ऑब्वियसली ही हैज टू गो बैक ऑन ऑल दैट। शमशाद अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो पाकिस्तान में सियासत किस तरफ चल रही है इस पे बात करेंगे, और रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, और इस बार बहस का मरकज़ बानी पीटीआई का एक और मजमून जो टाइम्स मैगजीन में शाया हुआ है। जेल में कैद होने के बावजूद उनके ख्यालात आलमी मीडिया पर जगह पा रहे हैं, जिसने कई सवालात को जन्म दिया है। ये तहरीरें कैसे लिखी जा रही हैं, इनका मवाद कौन फराहम कर रहा है, और ये बैनुल-अक़वामी सतह तक कैसे पहुंच रही हैं। इस ताज़ा आर्टिकल में इमरान खान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है, हुकूमत के मुज़ाकरात की नाकामी का तस्करा किया, और पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल पर संगीन सवालात उठाए हैं। ऐसे में जब मुल्क की सियासत पहले ही तनाव का शिकार है, ये मजमून एक नई बयानिए को तक़वियत दे रहा है। लेकिन इसके पीछे असल हिकमत अमली क्या है, प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है रऊफ हसन साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, बहुत मुश्किल में है इस वक्त हुकूमत। वो कह रही है जेल में मौजूद बानी पीटीआई के आर्टिकल की बैनुल-अक़वामी मीडिया तक कैसे रसाई मुमकिन हुई है। थैंक यू काजी साहब, वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपने इनवाइट किया मुझे। देखिए, 2-3 फैक्टर्स हैं, इसको डिटेल में ज़रा बात करनी पड़ेगी। एक तो पिछले 3 साल में जो पीटीआई के साथ होता रहा है और जो हो रहा है वो आप सबके ऊपर आया है। आपने देखा है कि किस तरीके से रियासती जबर और फस्तायत जो है उसकी भरमार पीटीआई के ऊपर की गई, कारकुनान के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर सब कुछ किया जाता रहा। खान साहब की तस्वीर अखबार में नहीं आ सकती, खान साहब का नाम नहीं लिया जा सकता टीवी के ऊपर, और आपको पता है कि आज़ादियों के कॉन्टेक्स्ट में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में दर्ज है, वो तमाम चीज़ें जो सलब कर दी गई हैं, पीका ऑर्डिनेंस आपके सामने है, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके सामने है, और इसका सारों का टारगेट जो है, सिंगुलर टारगेट, वो पीटीआई और इमरान खान साहब हैं। बिल्कुल जब स्पेस ख़त्म कर दी जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, तो सियासी अपने जो बयानिया है उसको पहुंचाने के लिए हर किस्म की जो रास्ते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन वो सब कुछ आइन और कानून के कॉन्टेक्स्ट में कभी उसको वायलेट नहीं किया जाता। इस वक्त जो स्टेट है खान साहब को जिस तरीके से 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है, इस वक्त जो पीटीआई के साथ हो रहा है, उस सब ने सामने रखते हुए ये कोई और खान साहब की पॉपुलैरिटी को, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट हिज पॉपुलैरिटी इज नाउ टचिंग 90%। तो जब इतनी दुनिया जो है मुल्क की वो एक शख्स को अपना लीडर मानती है, एक शख्स को अपना वोट उसने 8 फरवरी के इलेक्शंस में दिया था, 2/3 मेजॉरिटी उसको दी थी, और जब उस मैंडेट को लूटा गया है तो फिर ये रास्ता निकालना जो है, अपना बयानिया लोगों तक पहुंचाना, दुनिया तक पहुंचाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको कुछ ज़ाती ज़िंदगी से, लाइफ से मैं मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये पब्लिक डोमेन जो है वो एक मुनासिब तरीका होगा। किसी वक्त आपके साथ बैठ के आपको बताऊंगा कि इस वक्त लोगों के जज्बात क्या हैं, किस किस तरीके से वो खान साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम सिर्फ और सिर्फ वो रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक है। तो ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कि टाइम मैगजीन ने पब्लिश कर दिया है, या कल न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिश कर देगा, या कुछ और न्यूज़पेपर्स जो हैं, गार्डियन पब्लिश कर देगा। वो तमाम खान साहब की मार्फत से न्यूज़ के मुतलाशी हैं, उसके पीछे वो चाहते हैं, बिकॉज जब उनकी ऐसा कोई मजमून उनके पब्लिकेशन में आता है तो उनके पब्लिकेशन की जो सेल है और मांग है वो भी
बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो एक खान साहब एक ब्रांड है, खान साहब इस वक्त दुनिया के पॉसिबली सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है। उनको जेल में रहना जो है वो एक ट्रेविस्टी है, वो एक आइन और कानून की सरीहन वायलेशन है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और ये सब चीजें जो है हुकूमत अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़े मार रही है, कुल्हाड़ा नहीं कुल्हाड़े मार रही है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, थोड़ा सा ये जो जॉइंट ऑपोजिशन की तरफ आते हैं, जमीनी हकायक वो आप लोगों को एक जगह बदली, दूसरी जगह बदली, तीसरी जगह बदली, उसके बाद आगे पुलिस एफसी लगा दी गई, इंतजामिया को कह दिया गया कि आप लोगों को एक कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे। तो सर इस सारे के बाद ये इस इत्तेहाद का, इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये कोई एहतजाज नहीं था, ये कोई सड़कों के ऊपर एहतजाज नहीं था, ये कोई नारेबाजी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। एक इनक्लोज्ड स्पेस में एक कॉन्फ्रेंस की जा रही थी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। अब मुझे नहीं पता लग रहा कि इससे किसकी हुकूमत जो है उसको खतरात जो है वो लागू हो रहे थे। कौन सी एजेंसीज है जिनको खतरात लागू हो रहे थे कि उन्होंने इस तरीके से इस कट को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद हो गया जो कुछ भी हो गया। अब रहा जी ये जो हमारा प्लेटफॉर्म बना है, लार्जर प्लेटफॉर्म, जिसमें कोशिश की जा रही है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो मुल्क में हैं उनको शामिल किया जाए, इनमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। सिंध से पार्टीज जो हैं उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, बलूचिस्तान से कुछ पार्टीज को कांटेक्ट किया गया है, केपी से जो हमारे अलावा भी पार्टीज हैं उनसे भी राब्ता किया गया है। वो काफ़ी से ज़्यादा आपने देखा होगा, शायद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी हो गई या बाकी और लोग जो कि जमहूरियत और आइन में यकीन रखते हैं, वो तमाम इसमें शरीक होना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अब जो इसके जो खदो खाल हैं वो तय हो रहे हैं। काजी साहब, मेरा ख्याल है हमारे पास 4 हफ्ते का अरसा है, ये रमज़ान उल मुबारक का जो महीना है, इसमें हम इसके सारी जो ये खदो खाल है वो तय कर लेंगे। लीडरशिप के बारे में भी जो सवालात हैं वो भी उनको भी एड्रेस कर दिया जाएगा, क्योंकि ईद के बाद खान साहब ने कॉल दी हुई है कि एक मुल्क गिर एहतजाज जो है पुरअमन वो शुरू किया जाएगा। ठीक। अच्छा सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। पिछले 2 दिनों में कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, लियाकत बलोच साहब मेरे प्रोग्राम में थे, और मेरा बड़ा क्लियर उनसे क्वेश्चन था कि आप लोग साथ क्यों नहीं चल रहे जिस तरह आप लोगों को चलना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि हमने असद कैसर साहब को ख़त लिखा हुआ है, असद कैसर साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया, हमारी जो अप्रीहेंशन या जो कंसर्न्स हैं। लियाकत बलोच साहब का भी तकरीबन ऐसा ही जवाब था कि जी अभी तो इत्तेहाद इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बाद में जिसका वज़न ज़्यादा होता है या जिसकी सीट ज़्यादा होती हैं वो फिर डिक्टेट करने लग जाता है। इस सूरत हाल को आप लोग किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, इनका जो वास्ता है वो PMLN से पड़ा हुआ है, इनका वास्ता माजी में जो है वो पीपल्स पार्टी से पड़ा हुआ है। इनकी जो इन्हीं वास्तों की वजह से, इन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से कुछ उनके जहनों में खदशात मौजूद हैं, वो एड्रेस किए जाएंगे, डेफिनेटली एड्रेस किए जाएंगे। असद कैसर साहब के अलावा बाकी सारी पार्टी लीडरशिप इंक्लूडिंग खान साहब के साथ भी डिस्कस किए जाएंगे जब हमें इजाज़त मिलती है उनसे मिलने की। तो हमें उम्मीद है कि हम इनके ये खदशात जो हैं इनको दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। जमात इस्लामी के बारे में तो मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता काजी साहब, लेकिन मुझे खासी उम्मीद है कि JUI जो है वो, उन्होंने ऑलरेडी, आपको याद होगा कि 2-1 हफ्ते पहले जो इस्लामाबाद में गठ हुआ था उसमें उन्होंने खुद मीडिया टॉक में कहा था जी कि हम आइन की बहाली की जद्दोजहद में PTI के साथ खड़े हैं। तो इस हद तक तो ऑलरेडी यूनानिमिटी आ चुकी हुई है। अब एक लार्जर जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो मेरा ख्याल है कि आइंदा 1-2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में ये सारा कुछ मसला जो है 1-2 मीटिंग्स के थ्रू इनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुझे उम्मीद भी है कि एड्रेस हो जाएंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब का ये व्यू था कि 15 दिन पहले हमने असद कैसर साहब को ख़त लिखा है और वो अभी तक उसका जवाब नहीं आया, और उस जवाब की वजह से मैंने पूछा मौलाना साहब ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, कहते हैं जी वो उम्रे पे जा रहे थे और ये पहले कम्युनिकेट कर दिया गया था कि वो उम्रे पर जा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। देखिए, पिछले 15 दिनों में खान साहब से हमारी मुलाकात ही नहीं होने दी गई। अभी देखें कि उनकी डेट्स को आगे कर रहे हैं, और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे 28 हफ्ते हो गए मैं मुलाकात नहीं कर सका। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप ने अभी कुछ 22-23 हफ्ते हो गए कि मुलाकात नहीं हुई। तो ये जब तक खान साहब के साथ राब्ता हमारा एक तसलसल के साथ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ डिस्कस होने के बाद फाइनलाइज होती हैं। तो ये 2 हफ्ते का मसला नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब को मैं अर्ज़ करता हूँ कि जी हमारी मुलाकात करा दीजिए, एक मुलाकात में ये सारे मसले जो हैं इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये ग्राउंड रियलिटी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब मुझे आप बताएं, आप लोग सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो,
जो हुकूमत 47 फॉर्म 47 के रिजल्ट में आई हुई है, जिसके पास ताकत है, जिसके जो इक़्तिदार में है, जिसकी सपोर्ट इस वक्त हर जगह से मिल रही है, वो लोग आप लोगों को क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बगैर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक़िद किए बगैर पाकिस्तान में आइन और कानून और जमहूरियत जो है वो वापस नहीं आ सकते। और जब तक आइन, कानून और जमहूरियत वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस में कोई एक इन्फ्लुएंशियल रोल है वो प्ले नहीं कर सकता। और उस वक्त तक पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात जो हैं वो स्टेबलाइज नहीं हो सकते। इस वक्त पाकिस्तान के अगर आप नज़र दौड़ाएं ज़रा, तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मसला है जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मौजूद नहीं है। पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की वजह से आप टेररिज्म का आंसर देखिए कि कहां से कहां पहुंच गया हुआ है वर्चुअली एवरी डे। और मैं ये इंतहाई तकलीफ और दुख के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि हर दिन हमारे जवान जो हैं, वो जरी जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, हर दिन वर्चुअली शहीद हो रहे हैं। इसके अलावा टेररिस्ट के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ये हकानिया में केपी में आपने देखा कि अभी जो सेमिनरी के ऊपर जो असॉल्ट हुआ है, एक टेररिस्ट असॉल्ट हुआ है, जिसमें कि उनके लीडर जो हैं मौलाना समीउल हक साहब के साहिबजादे वो भी शहीद हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो हुक्मरान हैं हमारे यहाँ इस वक्त, जो गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्मरान बैठे हुए हैं, उन्हें मुल्क की खातिर इन चीज़ों के ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस मुल्क में आइन और कानून बहाल हो, ताकि मुल्क स्टेबलाइज हो और मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। इन हालात में तो मुझे मुल्क आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये और बात है कि ये अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए मुल्क को तबाह कर दें, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन ये इनके जो इंटेंशंस हैं वो मुझे यही लग रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशंस में आपने सही कहा है कि ये क्यों हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में इनके पास 10 सीटें नहीं आती हैं, और सिंध में ये पीपल्स पार्टी वाले अगर जोम पे हैं कि जी वो जीत जाएंगे, वो भी नहीं जीत सकते। इस वक्त जो हाल है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल हायरार्किकल पॉलिटिक्स के खिलाफ हो चुकी हुई है। आप ये पीछे आपने देखा है कि कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज में जाके लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की है, वहां बच्चों को, जवान बच्चों के सेंटिमेंट्स आप देख लीजिए, और ये तमाम कौम के सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको एक सीरियसली जो है इनको रिव्यू करना चाहिए, और इलेक्शंस ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक नॉन पार्टिजान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। रऊफ साहब, मुझे बताएं, अभी आप कह रहे हैं रिव्यू करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। अवाम की जमहूरियत, बाय द पीपल फॉर द पीपल की ज़रूरत है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सर, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल बरक्स है। और मेरा फिर वही सवाल है कि आप लोगों ने अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तक जाना है, आपको तो बानी से मिलने नहीं दिया जाता, आप लोग डिस्कशन नहीं कर सकते, आप लोग कोई बंद कमरे में बैठ के एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, एक लीडर्स आपस में नहीं मिल सकते। इस सूरत हाल में कहां से आप लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक है आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये हुकूमत दे देगी? देखिए, वो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। मैं कहूँगा एवरी एक्शन हैज पॉसिबली अ मच बिगर एंड लार्जर रिएक्शन। फस्तायत यूं जो बढ़ रही है, जो रोशनी की किरणें हैं वो उतनी ज़्यादा हमें नज़र आ रही हैं। ये हालात जो हैं हमेशा एक जैसे नहीं रहते। काजी साहब, आप भी बैठे हुए हैं, आपको भी पता है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होती हैं। और ये मेरा ख्याल है कि अब जिस नहज के ऊपर इस वक्त मुल्क खड़ा हुआ है, और मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत डोमेस्टिक लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आइंदा 1 से 2-3 महीनों में जो कुछ होने जा रहा है, उसका ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है ये लोग क्रम्बल करेंगे और मुल्क जो है इनेविटेबली इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगा। लेकिन एक और चीज़, एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ ये भी है, वो ये है कि और वो मुल्क की सेफ्टी और मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क का मुस्तकबिल तकाजा करता है इस चीज़ का कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान एक बामानी गुफ्तगू हो, एक बामानी डायलॉग हो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ। और जब तक वो ऑन बोर्ड आके वो PTI और उनके दरमियान एक राब्ता कायम नहीं होता और बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जाता, उस वक्त शायद ये मसाइल जो हैं अपने तय कम्प्लीटली हल ना हो सकें। तो मैं तो इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ।
मैं बल्कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ वो ये करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो डायलॉग है वो नागुज़ीर है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनफॉर्मल से हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं वो जल्दी एक फॉर्मल शक्ल में आगे बढ़ेंगे और मुल्क के मसाइल का कोई एक पायदार लॉन्ग लास्टिंग जो है हल वो निकाला जा सकेगा। रऊफ हसन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसकी दर्जाबंदी की है। 2023 के अंदर वो बेहतर थी और 2024 के अंदर वो नीचे हुई है। क्यों नीचे हुई है, कौन सी ऐसे इश्यूज़ हैं या कौन से ऐसे मुहर्रकात हैं जिनको उन्होंने एवेल्यूएट किया है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान की जमहूरियत एक बार फिर एक नाजुक दौर से गुजर रही है। 2024 के आम इंतखाबात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम, इंतखाबी अमल पर सवालात और जमहूरी इदारों की साख के हवाले से नई बहसें जन्म ले चुकी हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरी दर्जाबंदी 2023 में 3.25 थी और 2024 में कम होकर 2.84 पर आ गई है। इसकी बड़ी वजूहात में सियासी कशीदगी, इंतखाबी शफाफियत पर खदशात और बुनियादी जमहूरी हकूक़ पर दबाव शामिल है। फूफन के मुताबिक अगरचे वोटर टर्नआउट गैर मामूली तौर पर बुलंद रहा, लेकिन इंतखाबात के दौरान और बाद में पैदा होने वाले हालात में जमहूरी आज़ादियों को शफाफियत पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान में जमहूरी अमल मुस्तहकम हो पाएगा? क्या सियासी मंजरनामे पर कोई मुस्बत तब्दीली मुमकिन होगी और आलमी सतह पर इसके क्या असरात होंगे? इन्हीं सवालों पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है बतूल राजपूत ने, एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं, और मेरे साथ हैं महविश खोकर, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। बतूल, लेट मी स्टार्ट विद यू। इलेक्शन प्रोसेस जो हमारा रहा है 2024 की विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट, कितना शफाफियत आप समझती हैं उसमें रही थी, जिसके बाद आज ये हमारी जो रेटिंग थी वो 2024 की बनिस्बत 23 की बनिस्बत डाउनग्रेड हुई है? बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, हिस्टोरिकली पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसे इलेक्शंस हैं जिन पे सवालात ना उठे हों, चाहे वो आरटीएस का बैठ जाना हो, चाहे वो बैलेट पेपर्स में आपको वोटिंग स्लिप्स ना मिलें। फॉर एग्जांपल पीएमएलएन का जो एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, मुझे याद है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे बैलेट पेपर्स नहीं थे बॉक्सेस में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी पार्टियों के अंदर जब ये रवैया, और वही रवैया जब बड़े पैमाने पे हम देखते हैं, वो उसकी रिफ्लेक्शन है। लेकिन आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एंड पर्टिकुलरली ये मैंने पीएमएलएन की एग्जांपल इसी दी कि बिकॉज आई विटनेस्ड इट एंड इट केम टू मी एज अ शॉक कि ऐसा भी होता है कि सियासी जमातों में शख्सियत परस्ती इतनी ज़्यादा है कि वो वोट डालना ही पसंद नहीं करते। वो एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है कि नवाज शरीफ ही होंगे हमारे सदर या इमरान खान ही होंगे हमारे सदर, हमें इस एक्सरसाइज से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही आपने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में भी देखा, जो अभी तक उनका चल रहा है मामला, और उसमें भी एक सवाल उठा कि अगर पीटीआई में नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस शफाफ, तो क्या बाकी पार्टियों में है? तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो उस वक्त पीटीआई की फेवर में चला गया था। तो मंसूर, ये प्राइमरीली हमारे इंस्टीट्यूशंस का रवैया है, इदारों का रवैया। और जब हम इदारा कहते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद एक ही इदारा है, लेकिन सारे इदारे हैं। फंक्शनलिज्म की थ्योरी के तहत मीडिया इदारा है, सियासत की जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है वो बहुत इम्पैक्टफुल है। आपकी फ़ौज, आपकी इकॉनमी, ये सारे इदारे मिलते हैं तो आप जाके ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। लेकिन 8 फरवरी को सारे सहाफ़ी सारी रात जागते रहे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि रिजल्ट्स पहले तेज़ी से आ रहे हैं, फिर वो आना रुक गए, और वो जिस फ्लो में आ रहे थे वो फ्लो ही चेंज हो गया था। तो ये बिल्कुल क्वेश्चनेबल है वो क्यों हुआ। उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो क्लैरिफाई क्यों नहीं कर पाए अपने पोजीशन, बिकॉज वी वर इन शॉक दैट व्हाट्स हैपनिंग। और आपको पता है कि स्ट्रीमिंग भी बहुत स्लो हो गई थी, रिजल्ट्स जो हम अनाउंस कर रहे थे वो भी स्लो हो गया था। और बाद में उस पर एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो बनता ही है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो वाले फॉर्म्स मौजूद हैं जिनमें गलतियां हैं। आप कम से कम और उसको उनको बिल्कुल करें। और एक कमेटी बनाई थी इन्होंने कुछ माह पहले, जिसमें मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन के चारों जो सूबों की छोटी टीम्स थी उन्होंने उस पर काम करना था, लेकिन वो पता नहीं अभी तक क्या। बिल्कुल। महविश, आपकी तरफ में आता हूँ। ये जो
वोटर्स टर्नआउट की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी वोटर्स टर्नआउट बिल्कुल वहां पर था, लेकिन उसके बावजूद जमहूरी आज़ादियों के ऊपर कदगन लगाई गई। इसको आप कैसे निरेट करती हैं? और ये वो रिपोर्ट है जो हम लोग बैठ के नहीं बना रहे यहाँ पर, ये इंटरनेशनली आ रही है, फिफन इसको इंडोर्स कर रही है। सो इस सिनेरियो के ऊपर जब दुनिया पाकिस्तान को इस पर्सपेक्टिव पे देखती है, आपका क्या एनालिसिस है इस पे? देखिए मंसूर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा, सियासी बेज़ाब्तगियों की जहाँ तक बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ वोटर्स टर्न आउट, पाकिस्तान तो वाज़िया तौर पर जो है दर्जा बंदी के हिसाब से बहुत जो है वो लो पे आ चुका है, और मौजूदा हुकूमत और जितने भी बाकी अनासिर हैं उन सबको इस चीज़ का अच्छे से तदारुक है कि इसकी वजह से जो भी ये प्रोसेस चला उसकी वजह से आम आवाम में जो शऊर है सियासी वो बहुत ज़्यादा हो गया। ये लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये कोई 1980 की दहाई नहीं है या 2010 का वक्त नहीं है, का साल नहीं जा रहा कि जहाँ पे लोगों को ये अंदाजा ना हो कि उन्होंने कैसे अपने आप को जो है वो अपनी जितनी उनकी फ्रस्ट्रेशन थी सियासी वो उन्होंने कैसे आउट करनी है। तो 2024 के इलेक्शन में जो पाकिस्तानी है उन्होंने भरपूर टर्नआउट जो है वो हमने अपनी हिस्ट्री में ऐसा टर्नआउट पाकिस्तान में नहीं देखा कि कभी पाकिस्तान में ऐसा टर्नआउट हुआ हो। अब इसकी रीजन फाइंड आउट करनी चाहिए। रीजन ये है कि लोगों में इतनी सियासी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी थी कि उस फ्रस्ट्रेशन को आउट करने के लिए लोगों ने वोट दिया, और वोट भी किस सिचुएशन में दिया इस चीज को देखने के लिए पहले एक हम जमहूरियत के जो 5 सबसे जरूरी अनासिर हैं हम उनको देखते हैं। नंबर 1 है कि बाइख्तियार अवाम। अवाम का इख्तियार तो इतना ही होगा ना कि उन्होंने जाके खुल के वोट दे देना है। ठीक, वोट दिया। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मुनसिफाना अमल। अब क्या जो अमल हुआ जो कि शुरू से लेके एंड तक हमने देखा, क्या वो मुनसिफाना था? उस वक्त से लेके अब 2025 में हम लोग आ गए हैं, साल पूरा कर लिया है, हमने नहीं देखा कि कोई मुनसिफाना अमल कहीं हमें नजर आया हो। और फिर तीसरे नंबर पे है जिम्मेदाराना पॉलिसीज। अब पॉलिसीज की आप बात करें तो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने क्या किया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने क्या किया, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दिया गया उसके अंदर किस तरीके से हाथ से नंबर्स को चेंज किया गया, और जो रिपोर्ट्स आगे भेजनी थी वो नहीं भेजी गई। अच्छा, नंबर 4 पे आता है मालूमात और मवासिलात। बिल्कुल, आप बताएं कि कम्युनिकेशन क्या थी? इंटरनेट की बंदिश हो गई, ठीक है, और इंटरनेट बंद हो गया। टीवी पे बहुत कंट्रोल्ड ये दिखा रहे थे रिजल्ट सारे, और एकदम रिजल्ट्स रुक गए, लोग शौक में चले गए कि क्या होने जा रहा है। और फिर इतने अरसे के बाद अभी पता लगा कि जनाब हुकूमत कौन सी आ रही है, तो फिर कौन सी मालूमात और कौन से मवासिलात। उस वक्त से लेके अब तक हम लोग ट्विटर पे भी बैन है, इंटरनेट पे भी बैन है, आप कुछ अल्फाज अपनी तरफ से नहीं बोल सकते हैं खुल के। अच्छा, फिर 5वें नंबर पे आती है, बिल्कुल 5वें नंबर पे आती है मंसूर माशरती हम आंगी। हमारी अवाम को अब ये इट इज अ राइट टाइम देन व्हेन दिस होल नेशन हैव टू थिंक अबाउट इट कि किस तरीके से हमने एक दूसरे के अंदर हम आंगी पैदा करनी है सियासी। महविश एक चीज मैं जरा थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा बतूल की तरफ लेकर जाऊं। ये जो भी बात करी है हम आहंगी, मुझे एक चीज थोड़ी सी समझाइएगा। आप लोग खुद माशाल्लाह इस चीज को बड़े इन डेप्थ देखते हैं। लोगों को पता है इस 24-26 करोड़ को कि इनके साथ क्या हो रहा है। अभी जो बात कर रही हैं, वोट जाके दी है, वोट जाके वहाँ पर प्रोसेसिंग स्लो हो गई, रिजल्ट्स लेट आए एंड ऑल दैट व्हाट एवर हैज़ हैपेंड। उस सारे के बावजूद आज क्या आपको लगता है कि हमारा जो ये निज़ाम है पूरा, इसको ठीक होने की कोई उम्मीद है या कोई डायरेक्शन है ऐसी हुकूमत वक्त की या इदारों की कि हम लोग चलो अब ट्रैक के ऊपर शुरू हो जाए चलना? अच्छा मंसूर, ये बड़ा अहम सवाल है और ये बहुत रिवायती सवाल है और बहुत बार बार पूछा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसका जवाब पता है। इसका सबसे पहला जवाब तो ये कि एटलीस्ट अगर एक निज़ाम शुरू हो गया तो उसको मुकम्मल होने दें। ये नहीं कह रहे कि उसको इसी शक्ल में मुकम्मल होने दें। जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं वो दूर करें, अगर करप्शन के मामला हैं, एहतसाब के मामला हैं, उनको एड्रेस करें, लेकिन
जो हमने, आप अयूब खान की किताब उठा के देख लें, मैं नदीम फराचा साहब की किताबें इसलिए कोट करती हूँ क्योंकि वो इसी सवाल को एड्रेस करते रहे, और दीगर ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इसको एड्रेस किया कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ठीक, बार बार जो तब्दीली आती है ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी वाली तब्दीली नहीं है, जो जेन्युइन एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है हम उससे गुजरते ही नहीं है, फिल्ट्रेशन से हम गुजरते ही नहीं है। आप देखिए हार्डली कोई वज़ीर आज़म वी आर नॉट रेडी टू चेंज, हम उसी प्रोसेस में। आई बिलीव दैट वी आर चेंजिंग सो फ्रीक्वेंटली दैट इट्स डैमेजिंग। हमें स्टेबिलिटी चाहिए। मैं इसके बरक्स सोच रही हूँ, बट वी मीन द सेम थिंग। आप जो मैं बात कर रही हूँ अभी वही बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये गवर्नमेंट एक इक़्तिदार में आ गई है, दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इर्रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट व्हाट हैपेंड ऑन 8th, ठीक, लेट इट गो, लेट देम वर्क इफ दे आर वर्किंग। अगर बहुत ही बेड़ा गर्क हो रहा है, अगर इकोनॉमी भी बहुत बुरी जा रही है, फिर आप ज़रूर निकलें सड़कों पे, क्योंकि अपोजिशन के पास स्ट्रीट पावर तो है। तो उसका एक फार्मूला ये जो आप कह रहे हैं कि क्या बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल है कि अगर एक गवर्नमेंट है वो किसी तरह अपने 5 साल पूरे करे ताकि बाद में जाके वो सियासी शहीद ना हो, क्योंकि आमतौर पर ये होता है। आपको पता है इमरान खान बुरा परफॉर्म कर रहे थे, बिल्कुल बुरा परफॉर्म कर रहे थे, बिल्कुल। IMF के बाद जो उन्होंने सब्सिडीज ली उसके बाद हमें हमारा पैकेज डिले हो गया। लेकिन चूंकि अदम एतमाद एक ऐसा ऑकवर्ड डिसीजन था जिसको खुद PDM बाद में जाके सर्वाइव नहीं कर सकी, वो सारी सियासी सिंपैथी इमरान खान के पास चलेगी, और वाइस वर्सा यही अब PMLN के पास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चूंकि हमारा वोटर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वोटर है, अगर शफाफ इलेक्शन होंगे तो परफॉर्मेंस पे वोट देंगे। लेकिन आप देखिए ना कि किस गवर्नमेंट ने 5 साल बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। सिर्फ मुशर्रफ साहब का दौर था जहाँ पे शायद हमने प्रोबेबली एक IMF प्रोग्राम पूरा किया। आप बताएं, मेरे इल्म में तो नहीं है कि जो 22 और 23 IMF के प्रोग्राम्स हैं इसमें मुकम्मल कब होंगे। जब आप मुकम्मल नहीं करते तो वही आप के ऊपर इन्फ्लेशन आपका बोझ आता है, आपकी परचेजिंग पावर कम होती है, आपको कड़ी शराइत का सामना करना पड़ता है। FATF जैसे प्लेटफॉर्म से आप शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि आप इतनी कमज़ोर इकॉनमी होते हैं कि आप घुसाते हैं बाहर के इदारों को अपने मिडिल क्लास के बैंक अकाउंट्स में। तो ये इसलिए बिकॉज वी डू नॉट हैव राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स। ज्यादा तब्दीली आती है, ज्यादा डैमेजिंग होती है। आप स्टेबिलिटी से एक निजाम को चलने तो दें। ठीक, अच्छा महविश, इसमें जो बतूल अभी बात कह रही है इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। आप हुकूमत को उसका टाइम पूरा करने दें, हुकूमत डिलीवर करे और उसके बाद आप उसका एनालिसिस करें इन फॉर्म ऑफ वोट। लेकिन सवाल यहां पर एक ये है कि आप वोट डालने गए, वोट आप किसी को डाल के आए, जीता कोई, सो एक इलिजिट सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि क्या उस एक इलिजिट सिचुएशन को मजीद हमने 5 साल देखना है। उसकी क्या गारंटी है कि आज अगले 5 साल के बाद फिर लिजिट इलेक्शंस होंगे? क्या पता कि दोबारा एक इलिजिट इलेक्शन और हो जाए। इसको आप फिर कैसे एवेल्युएट करती हैं? देखिए, इसको इवेल्युएट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। मैं बतूल के साथ एग्री करती हूँ जो वो कह रही है कि आप किसी हुकूमत को तो 5 साल पूरे करने दें। अभी जो ये जो करंट गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये तो इनकी 2024 में ये जैसे भी आए, लेजिट आए, इलिजिट आए, जिस तरीके से भी आ गए ये लोग। कहने की बात ये है कि इनकी हुकूमत तो इससे पहले की है। ओके, इनकी हुकूमत तो इससे पहले की है। तो अब ये इतना अरसा लेके भी अगर ये हीलिंग की तरफ नहीं जा रहे ना, मंसूर आप खुद देखो 2024 से हम 2025 में एंटर हो चुके हैं। आपने कहीं हीलिंग देखी है डेमोक्रेसी में? वी नीड टू हील, ट्रू, वी रियली नीड टू हील। और सबसे पहली चीज हील करने के लिए और अवाम के फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी चीज जो है वो ये है कि आप जो इंतखाबी अमल है ना उसको शफाफ बनाएं। आप लेट गो कर दें अपने फॉर योर ओन कंट्री। आप कंट्री नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, ना ये हुकूमत होगी, ना फॉर्म 45 होगा, ना इंतखाबात होंगे, ना फॉर्म 47 होगा। तो बेहतर यही है कि हम बैठ जाएं, एक टेबल पे बैठे सारे, सही, और पाकिस्तान को हील करने की बात करें। बिल्कुल ठीक, लेट पाकिस्तान हील। और सबसे पहली चीज ये कि इसमें हम जो देखेंगे कि इंतखाबात कैसे शफाफ कराए जाए और उनके जो पॉलिसीज है उनमें आप जो भी रिजल्ट आते हैं उसमें आप तब्दीली ना करें, आने दें जो आता है। बिल्कुल सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महविश खोखर, थैंक यू। बतूल बहुत डेमोक्रेसी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है महविश, थैंक यू वेरी मच। बतूल राजपूत, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हील करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन इस सारे के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है। वरना पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का इस वक्त रिज़ल्ट आ रहा है वो हम सबके सामने है
और वो वक्त दूर नहीं कि अगर हम इसी डगर पर चलते रहे तो पाकिस्तान सफ़र करेगा, पाकिस्तान में जमहूरियत सफ़र करेगी और उस वक्त ये तमाम लोग बैठ के कहेंगे काश हम ये ना करते। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।